नमस्ते। कैसे हो बच्चे? आई नो आप सबको इस दिन का इंतज़ार था। ठीक है, एपिसोड स्टार्ट करूँगा, लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आज आपसे एक छोटी-सी बात। ये टीएफपी पॉडकास्ट क्या है? थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पॉडकास्ट के अंदर मैं क्या चीज़ें आप लोग के सामने लाने वाला हूँ। एक छोटी-सी कहानी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आपको स्किप करना है, आप स्किप करके सीधा एपिसोड में बढ़ सकते हो। बट एक छोटी-सी कहानी सुन लो, काफ़ी मज़ा आएगा। 2006 में मैंने 10th किया, 2008 में 12th किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन करा। बट थ्रू आउट माई एजुकेशन टाइम और करियर के टाइम में एक चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा मैंने मिस की और वो थी एक प्रॉपर गाइडेंस। जैसे कि प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से मैंने 11th-12th में गलत स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली जो कि मेरे चॉइस की नहीं थी। पीसीएम ले लिया मैंने, बाद में जाके पता चला कि पीसीएम मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो आर्ट्स में। देन उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला तो इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, कौन सी स्ट्रीम चुननी है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या बन रही है उस समय, मार्केट किस तरीके से चल रहा है, हम कौन से सेक्टर में इन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, उस समय इंटरनेट भी इतना प्रॉपर नहीं था कि इन सब चीज़ों को हम एक्सेस कर। तो आई नो दैट पर्सनली कि जो भी बच्चे आप लोग हो या छोटे मेरे भाई-बहन हो, आप सब इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो और ये सिर्फ़ एक तो मैंने करियर वाली बात की। इसके अलावा एजुकेशन्स लाइफ़ में, स्टूडेंट लाइफ़ के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आप बात नहीं करते, आप हिचकिचाते हो। तो बड़े भाई होने के नाते पहली बार एक पॉडकास्ट व्हिच इज डेडिकेटेड टू कंप्लीटली टू ऑल माय लवली ब्रदर एंड सिस्टर टीएफपी टॉक्स। इस पॉडकास्ट के अंदर मैं बात करूंगा सिर्फ स्टूडेंट्स लाइफ की, कैरियर के बारे में बात करेंगे। ये पॉडकास्ट सोलो होगा जहां पे मैं अपनी कुछ रियल स्टोरी शेयर करूंगा, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिनको सुन के आपको मोटिवेशंस मिले। साथ ही साथ मैं पॉडकास्ट के अंदर उन लोगों को इनवाइट करूंगा जो अपने फील्ड के एक्सपर्टीज। पहले एपिसोड में मैंने इनवाइट किया मेरे बहुत ही खास दोस्त प्रतीक शर्मा, जो कि सेकंड ग्रेड इंजीनियर हैं मर्चेंट नेवी में। अब उनके बारे में मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, वो बातें आप खुद पॉडकास्ट में सुनिएगा। इस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बताया मर्चेंट नेवी अगर आप कैरियर की तरह चुनते हो तो आज के टाइम में क्या वो सही कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं है, शुरुआत कहाँ से करें, कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट है। बहुत सारी बातें की हमने इस पॉडकास्ट के अंदर। तो जाइए पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट उसी तरीके से दीजिए जिस तरीके से आपने टीएफपी को दिया है। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशंस। जाओ मजे करो और हाँ, ये पॉडकास्ट ऑडियो में भी आने वाला है, बहुत जल्द उसके बारे में बात। हाँ। मैं प्रतीक शर्मा और मैं मर्चेंट नेवी में हूँ और एट प्रेजेंट मैं सेकंड इंजीनियर हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि शिपिंग में भी दो रैंक होता है, मीन्स दो डिवीजन होता है। एक होता है डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट। मैं मैरीन इंजीनियरिंग करके अपना इंजीनियरिंग सेक्शन में हूँ। अभी मैं सेकंड इंजीनियर पे हूँ और मैं 2012 कॉलेज पास आउट हूँ और 2013 से शिपिंग में हूँ। अभी 2022 है, तो समझो 9 साल 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और काफ़ी खुश भी हूँ। काफ़ी अच्छा समय रहा और ओवरऑल अगर मैं तो सबको मोटिवेट करूँगा कि अगर पैसे के लिए नहीं, लाइफ में कुछ जल्दी अचीव करना है, जल्दी इन द सेंस कि क्या है कि इसका बहुत बेनिफिट है। इस जॉब का ना तुम देखेगा तो बहुत बेनिफिट है। बेनिफिट जैसे तुमको गिनाएंगे कि अगर तुम 6 मंथ से ऊपर तुम सेलिंग करता है तो तुम एनआरआई बन जाता है। ठीक है, तुम एनआरआई बनता है तो जो भी तुम इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है, सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लेगा तुमसे। ओके। पहला। दूसरा, जब तुम जहाज पर रहता है तो तेरा सारा तेरा जो ऑनबोर्ड है उसका सारा खर्चा कंपनी उठाता है। खाना पीना में जब तक वो ऑनबोर्ड है उसका 1 रुपया अपना खर्चा नहीं है। ठीक है, कम आना जाना फ्लाइट वीजा सब का टेक केयर कंपनी करता है। सो एक तरीके से देखा जाए तो बेनिफिट बहुत है, ड्रॉबैक भी है, वो अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट ओवरऑल बेनिफिट बता रहे हैं तुमको। बेनिफिट है। और दूसरा एक और इसका मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा देखा जाए तो ये बोलता हूँ कि जैसे मान लो सब ग्रुप में है, तुम भी ग्रुप में रहे, हम लोग सब एक साथ स्कूल किए, ठीक है। बिल्कुल। तो हम लोग 100 बच्चे में से कोई 4-5 आज बहुत ऊपर है, कोई हम लोग जैसा मिडिल में है, या कोई नहीं है या बहुत हम्म। नीचे है। हम्म। ठीक है, तो उसी तरीके से शिपिंग में क्या बेनिफिट है ना कि अगर 100 बच्चे शिपिंग में ज्वाइन करते हैं
और अगर 10 साल 12 साल मेहनत करते हैं तो ये गारंटी है कि 100 के 100 ऊपर ही आएगी, ऊपर ही आएंगे, नहीं सही बात है। ऊपर ही आना है। समझे, जैसे एक होता है कि अब हम लोग जब 11 12 में थे, हम लोग क्या सोचते थे कि आईआईटी के एवरेज पैकेज 4 लाख 5 लाख का है, उसमें से किसी किसी को 80 90 लाख भी मिलता है। और एवरेज 4 लाख का है तो किसी किसी को समझो 1 2 लाख भी मिलता होगा। सबको तो नहीं वही मिलता पैकेज कंसेप्ट। का, ये तो क्लियर बात है, हम्म। सबको नहीं मिलता पैकेज। वही नहीं कंसेप्ट वही है कि चीज है ना, शिपिंग में अगर हमको आप ध्यान है कि चाहे जब कैडेट पे आए चाहे डेक पे आए, तो कैप्टन चीफ इंजीनियर बनेगा ही बनेगा 10 साल 12 साल के बाद। तो एक बार कैप्टन चीफ इंजीनियर बन जाएगा तो उसका सैलरी रहेगा ही मिनिमम। डिपेंड करता है, अब तो डॉलर का रेट के हिसाब से डिपेंड करता है, प्लस इन्फ्लेशन जो चल रहा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो 10 12 साल में सब लोग कैप्टन बनेंगे, सब लोग चीफ इंजीनियर बनेंगे। अच्छा, ये कंफर्म है कि जो ज्वाइन करेगा वो नीचे से स्टार्ट करेगा, लेकिन उसका जब तक सर्विस करेगा तब तक वो कैप्टन की पोस्ट तक चला जाए। अब देखो भाई, अब देखो ये सब क्या है, जैसे एयरफोर्स एविएशन में डीजीसीए होता है, उसी तरह अपना शिपिंग में डीजीएस होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। अच्छा। उसका क्या मैं इंजन सेक्शन में जाते बोलूंगा क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। हम लोग का क्या होता है कि जैसे मैं मैरीन इंजीनियरिंग किया, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता 4 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब फिर मुझे मैरीन में जाना होता, तब मुझे 1 साल का जीएमई करना पड़ता, उसको बोलते हैं ग्रेजुएट इन मैरीन इंजीनियरिंग। तो मैं 1 साल जीएमई करता, तब मैं जहाज पे इंजन कैडेट बनता। मैंने मैरीन इंजीनियरिंग किया, फिर भी मैं इंजन कैडेट ही बना। फर्क बस इतना है, मुझे 1 साल कम लगा, मैंने 4 साल प्रॉपर मैरीन इंजीनियरिंग किया। जब मैं इंजन कैडेट बनूंगा, सरकार क्या कहती है कि तुम 6 महीना का सेलिंग करो, उसके बाद आके सरकार एक तुम्हारा पेपर लेगा, एक एग्जाम लेगा, उसमें 6 रिटन होता है, 4 ओरल होता है। जब तुम वो पास कर जाओगे, तब तुम एक हायर रैंक के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसका ओके। कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी तुमको कब वो रैंक देती है, बट लाइसेंस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ठीक है। लाइसेंस है। उसके बाद सरकार क्या कहता है, जैसे इंजन कैडेट का तुम ये क्लास 4 के एग्जाम से क्लास 4 बोलते हैं, जब वो एग्जाम देगा, उसके बाद फिर तुम फोर्थ इंजीनियर बनेगा, थर्ड इंजीनियर बनेगा। उसके बाद फिर तुमको एक और एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें भी सेम प्रोसीजर है, 6 रिटन 4 ओरल। वो जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो तुम सेकंड इंजीनियर बन सकता है। लाइसेंस तुम्हारे पास आ गया, कंपनी एक्सपीरियंस देख के सेकंड इंजीनियर बनाती है। एक्सपीरियंस हो गया, तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड हो गया, ताकि सब कुछ तो आजकल जानता है, पेपर पे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। तुम्हारा 6 महीना 5 महीना का सर्विस कैसा रहा, कैसा काम किया, कितना लोग का हेल्प किया, कितना प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके हिसाब से तुम्हारा प्रमोशन कंपनी जज करता है। सेकंड इंजीनियर बन गया, उसके बाद फिर उसमें 12 महीना 16 महीना 18 महीना जितना मैंने सेल किया, उसके बाद फिर चीफ इंजीनियर बनने के लिए फिर एक एग्जाम होता है। वो होता है एक रिटर्न एक ओरल। वो दे दिया, वो लाइसेंस मिल गया, तब कंपनी में तुम एलिजिबल हो गया कि तुम चीफ इंजीनियर। अगर चीफ इंजीनियर तुम बन गया तो मर्चेंट नेवी में, पानी में, दैट इज द टॉप मोस्ट रैंक। ऑफिस में फिर अलग रैंक हो गया, लेकिन अच्छा। पानी में जब जहाज पे है, उसमें इंजन साइड में चीफ इंजीनियर इज द अल्टीमेट रैंक। मेरे हिसाब से चीफ इंजीनियर के अंदर जितने इंजीनियर होंगे वो सबको गाइड करना, सबको काम डिस्ट्रीब्यूट हाँ करवाना, है ना, वो सब वो काम हो जाएगा। अच्छा एक बात बता प्रतीक, चल ये बात तो इतनी बात हुई, लेकिन अब जैसे मैक्सिमम जो मेरा ऑडियंस बच्चे हैं वो सब 10th और 12th क्लास के, अब जिसको बिल्कुल हाँ। भी नहीं पता, सब बस सुना है कि हाँ मर्चेंट ने भी कि हाँ शिप पे जाते हैं, लेकिन अब किसी को शुरुआत करना, ठीक है, वो 10th में है 12th में है, बेस्ट टाइम क्या होगा शुरुआत करने का, और शुरुआत क्या करे, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करे, कैसे इसका स्टार्टिंग करे। देखो, सबसे पहले इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ना, बेसिक 10+2 में हम्म। पीसीएम 60% मिनिमम, और इंग्लिश कम से कम 50 मार्क्स ऊपर रहना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है। अब देखो, इसमें क्या होता है ना, जैसे ओवरऑल तुमको दो कैटेगरी पता है ना, डे का इंजन एक ऑफिसर का हो गया, और एक होता है जीपी रेटिंग बोलते हैं, सैलून रेटिंग। वो लोग क्या होते हैं, वो लोग क्रू होते हैं। वो लोग हम लोग को असिस्ट करते हैं, जैसे कैसे हम बोलेंगे, जैसे तुम स्कूल चलाता है तो स्कूल में जैसे टीचर लोग हो गए, उस साथ हेल्पर में बस कंडक्टर ड्राइवर्स प्यून जैसे हो गए, तो उस टाइप से वो हेल्पर लोग होते हैं, क्रू लोग। तो वो अगर उसमें जाना है तो जीपी रेटिंग करके कोर्स होता है 12 के बाद, 10 के बाद भी होता है, 6 महीने का कोर्स होता है। ठीक है, 6 महीने का कोर्स करेगा, उसके बाद जहाज पे तुमको भेज दिया जाएगा एज ए हेल्पर। सैलरी कम है और उसमें प्रमोशन भी स्लो है, और
अल्टीमेट जो सैलरी भी बनेगा ना, लास्ट में जाते जाते तक भी $1500-2000, उससे ऊपर वो लोग नहीं जाएगा, वो लोग क्रू रैंक पे ही रह जाएगा। अब बात करते हैं ऑफिसर का, तो 12 में पीसीएम 60%, इंग्लिश 50% से ऊपर अगर है तो तुम एलिजिबल है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। अब ज्वाइन कैसे करना है, तो ओवरऑल सारा मैरिन कॉलेज एक सिंगल यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है, जो नेशनलाइज यूनिवर्सिटी है आईएमयू, जो 2008 में ही बना है। तो एक आईएमयू का सीईटी टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हर साल 2 बार होता है, जून में होता है, दिसंबर में होता है। वो एग्जाम दो, वो एग्जाम के बाद तुम्हारा फिर जो नॉर्मल सारा प्रोसीजर होता है, वो एग्जाम क्वालिफाई करो, काउंसलिंग करो, उसके बाद फिर, लेकिन हाँ, एग्जाम देने से पहले माइंड को प्रिपेयर करें। टेक्निकल माइंड है तो इंजन साइड में जाए, और टेक्निकल में थोड़ा वीक है और थोड़ा नेविगेशन नेविगेशन में जाना है, चाहे जब दूसरा टेक्निकलिटी कमजोर है तो डेक डिपार्टमेंट में जाए। जो डेक में जाएगा वो फिर ये डेक ऑफिसर बनेगा, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, फिर अल्टीमेटली वो कैप्टन बनेगा। ओके, ठीक है। तो एक डेक तो का साइड हो गया वही, जो सारा नेविगेशन और शिप रनिंग का हाँ काम करेगा, और एक हो गया मेन तो इंजीनियरिंग वाला साइड हो गया ना, जो इंजन हाँ। देख रहे हैं, अंदर के इक्विपमेंट देख रहे हैं कि भाई वहां गड़बड़ हो गई तो फिर। ओवरऑल सैलरी देखेगा तो सैलरी इक्विवेलेंट है, सैलरी में किसी को भी एक ज्यादा एक कम नहीं है। हाँ, एक ही रैंक पे एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी ऊपर नीचे हो सकता है, कि मान लो सेकंड ऑफिसर ज्यादा एक्सपीरियंस है, 2 साल से इसी रैंक पे है, उसका सैलरी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर दोनों प्रेशर है, सेम रैंक पे है, इंजन का चाहे डेक का, तो सैलरी सेम रहेगा, चाहे कैप्टन रहे चाहे चीफ इंजीनियर रहे, चीफ ऑफिसर रहे सेकंड इंजीनियर रहे, सैलरी सेम रहेगा। सैलरी सेम रहेगा। चलो बिल्कुल। हाँ अच्छा, अभी एक बात बता, तूने प्रिपरेशन की थी आई थिंक 2008 में पास आउट हुए थे हम, 12 हाँ। 2008। उस समय ये जो यूनिवर्सिटी बता रहा है, ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, आईएमयू, इंटरनेशनल मैरीन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ तो उससे पहले क्या था कि उससे पहले प्राइवेट कॉलेज भी थे और सरकारी कॉलेज भी था। सरकारी का एडमिशन जैसे टीएस चाणक्य हो गया, मेरी कोलकाता हो गया, मेरी मुंबई हो गया, एक तो वेल्स वो चेन्नई सब का। करके भी था ना, हम्म, वेल्स चेन्नई करके भी था ना, मुझे याद आ रहा है हाँ, उस समय। प्राइवेट कॉलेज में आ गया। मैं अभी अच्छा। गवर्नमेंट का बात कर रहा हूँ। तो जैसे प्राइवेट कॉलेज में अभी सबसे इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट में तोलानी करके है पुणे में, इज ए वेरी बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। उसके बाद फिर चेन्नई में एमेट है, वेल्स है, चेन्नई में तो बहुत सारे, समुद्रा है, सैम्स है। तो लेकिन अभी दिक्कत क्या है ना, कि जब मैं ज्वाइन किया 2008 में, उस समय शिपिंग एक रिसेशन शुरू होने वाला था, शुरू हुआ था, तो जॉब का जो रिक्वायरमेंट है ना, बहुत घट गया था। और जब मैं 2012 में पास आउट हुआ, तो टेक्निकली जब मैं मुंबई, मैं खुद मुंबई जाके अपना जॉब सर्च करता था, तो मेरे से दो दो सीनियर बैच सब, जो मेरे से 2-2 साल पहले पास आउट हुआ, वो लोग भी उस समय तक फ्रेशर का जॉब खोज रहे थे। अच्छा। तो अभी के डेट में हाल क्या है कि उस समय जो रिसेशन आया ना, तो कंपनी लोग और एजेंट लोग का एक गुट बन गया, तो फ्रेशर लोग को जल्दी जॉब मिलता नहीं है, सबसे पहला बात। दूसरा है कि शिपिंग का जो पढ़ाई है कॉस्टली है। इफ यू गो टू प्राइवेट कॉलेज, जैसे मैं वेल्स में पढ़ा था, अभी उसका 4 साल का फी अप्रोक्स 13 लाख 14 लाख है। फुलानी का उससे भी ज्यादा, आई थिंक 16-17 टच कर रहा होगा। तो उतना पैसा देने के बाद भी जॉब गारंटी नहीं है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद फिर तुम मुंबई में जाओगे, फिर तुमको एजेंट मिलेंगे कि हम तुम्हारा इस कंपनी में जॉब लगा देंगे, उस कंपनी में जॉब लगा देंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे, और फिर 4 लाख 5 लाख मिनिमम वो मांगते हैं। तो समझ लो कि तुम 14-15 लाख कॉलेज में पे किया, उसके बाद 5 लाख एजेंट को देगा, उसके बाद एटलीस्ट तुम्हारा पहला स्टेज तो पार हो जाएगा सी टाइम का, तुम एग्जाम भी दे देगा, लेकिन उसके बाद जॉब और मुश्किल हो जाएगा, समझा। तो मैं तो जो भी लोग देखेंगे, मैं उनसे यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्पॉन्सरशिप कॉलेज ट्राई करें। जैसे मैं खुद अभी एंग्लो ईस्टर्न में एम्प्लॉय हूँ, तो एंग्लो ईस्टर्न का खुद का अपना कॉलेज है, एक बहुत बड़ी कंपनी है विशिप करके, उसका खुद का अपना कॉलेज है, एक एसटीआई का अपना सेकंड, शिपिंग स्पॉन्सरशिप कॉर्पोरेशन। कॉलेज मतलब थोड़ा समझा दो, मतलब क्या कंपनी होती है, वो कंपनी अपना कॉलेज चलाती है कि आप यहीं से पढ़ाई कंपनी करो और फिर? अपना, अच्छा। ओके। हाँ। ठीक है। तो विशिप का अपना, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उनका अपना खुद का कॉलेज है, ग्रेट ईस्टर्न एकेडमी उसका अपना खुद का कॉलेज है। उसमें जाने से क्या होगा कि आप सिर्फ 10 लाख ले, 12 लाख ले, डजेंट मैटर, आपका जॉब गारंटी है। जैसे मैं तो पर्सनली किसी को सजेस्ट करता एंग्लो ईस्टर्न के बारे में,
एक बहुत ही हाईली रेपुटेड कंपनी है, वन ऑफ द टॉप क्लास कंपनी। उसका खुद का इंस्टीट्यूट है करजत में, मुंबई में, और उसमें टेक और इंजन दोनों के लिए ये पढ़ाई होता है। आप सीधे जाके उसमें एग्जाम दे, एनरोल कर अगर होता है तो आपका करियर सेट है। और एक बार आप तो एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो फिर आप कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको एक स्टेज मिलेगा कि जिसमें आप अपने आप को साबित कर सकें। अभी आप सिंपली आपका आपका शिपिंग में कोई आपका बैकग्राउंड में कोई फोर फादर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, आप फर्स्ट बंदे हैं, तो लाइफ बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो। बहुत टफ है। सो हम लोग कोई भी चीज देखते हैं तो बस उसका प्लस पॉइंट देखते हैं, नेगेटिव पॉइंट बताने वाला चाहे बोलने वाला बहुत कम लोग होता है। तो सही शिपिंग में बात है। नेगेटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं, बट वो लोग जल्दी बताते नहीं है। सबसे मेन एग्जैक्टली जॉब एग्जैक्टली। जॉब गारंटी बहुत दिक्कत है। और दूसरा, इसका कोई रिटायरमेंट लिमिट भी नहीं होता है शिपिंग का। जैसे कि जब तक आपका हेल्थ, हम लोग का हर कॉन्ट्रैक्ट पे जाने से पहले हम लोग का फुल बॉडी चेकअप होता है। जब तक आप आंख से देख पा रहे हैं, अपना सेंस से सब काम कर पा रहे हैं, आपका लंग, हार्ट, किडनी सब फिट है, तब तक आप जहाज पे जा सकते हैं, चाहे आप 20 साल के हो चाहे आप 60 साल के हो। ये तो आर्मी वाला हाल हो गया, जब तक हेल्दी हो तब तक चलो मोर्चा संभालो। सही बात है। हम्म। तो मतलब इसमें इसमें एक चीज समझ में आया हमको भी, अच्छा ये बात हमको भी नहीं पता था स्पॉन्सरशिप कॉलेज का। मतलब सेम प्रॉब्लम वो भी है कि जो हमारे क्या मतलब इंजीनियरिंग लोग का हाल है कि ढेर सारा कॉलेज खुल गया, पैसा भी लगा दो और प्लेसमेंट के नाम पे फिर कुछ है नहीं, फिर तुम ढूंढो। कुछ नहीं है। हाँ, खुद से जाओ और निकलो। अच्छा सेम चीज यहाँ पे भी हमको लगता था कम से कम कि मर्चेंट नेवी में ऐसा कंपटीशन या ऐसा रिसेशन जैसा नहीं। तो कंपनी यहाँ की ज्यादा है या बाहर की जो कंपनी है? एक कंपनी का नाम याद आ रहा है हमको, एवरग्रीन करके था ना, जिसका शिप फंसा था स्वेज कनाल में, वो एवरग्रीन थी ना। कंपनी देखो, वो सब अलग अलग कंपनी है। सारा ऑफिस मतलब इंडिया में, तो अगर इंडियन कंपनी का बात करेगा ना तो बहुत कम है। जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो एक इंडियन कंपनी है। एक अंबुजा शिपिंग करके, जो अंबुजा सीमेंट, उसका 4-5 जहाज सीमेंट कैरियर है। फिर अच्छा। एक ग्रेट ईस्टर्न एकेडमी करके है। तो इंडियन कंपनी 3-4 को बहुत कम है, लेकिन इंडियन रजिस्टर्ड चाहे इंडियन बेस्ड कंपनियां सब है। क्योंकि अगर तुम ओवरऑल मार्केट, जब हम लोग शिपिंग की बात करते हैं ना, तो हम लोग कभी इंडिया की बात नहीं करते। शिपिंग इज रिलेटेड टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हम्म। कोई इंडिया का चाहे रशियन, यूक्रेन, किसी की बात नहीं है। तो अगर ओवरऑल शेयर देखेगा ना, तो शिपिंग में ना 3 ग्रुप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। एक इंडियंस, दूसरा यूक्रेनियन रशियन का एक ग्रुप हो गया, और तीसरा फिलीपींस का। ये 3 कंट्री जो है ना, सबसे ज्यादा शिपिंग को मैन पावर देता है। और ये तीनों में इंटरनल कंपटीशन भी रहता है कि इंडियंस बेस्ट है कि फिलिपिनो बेस्ट है कि रशियन यूक्रेनियन बेस्ट। सबको अपना प्रोस एंड कॉन्स है, वो अलग बात है। बट सारी कंपनियों का सारा जगह हेड ऑफिस है। जो भी कंपनियां हैं सबका हेड ऑफिस मुंबई में है। सब मैनिंग मुंबई से कराती है, उनका मैनिंग। न्यू। तो वो लोग मुंबई से, अब इससे पहले ही बोला आपको कि टिकट, वीजा, सारा खर्चा वो तो कंपनी भी है। कंपनी, सब कुछ जो होता है डीजी शिपिंग का अंडर होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी वेंडर है, चाहे थर्ड पार्टी प्राइवेटली काम कर रहा है, ऐसा नहीं। सबके पास गवर्नमेंट जो है एक आरपीएसएल नंबर देता है। एक इसमें लाइसेंस होता है होता रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट का। आरपीएसएल नंबर, जिस कंपनी के पास आरपीएसएल नंबर है, वही कंपनी इंडिया में मैनिंग करा सकता है। अगर आरपीएसएल नंबर नहीं है तो इंडिया से सेलर नहीं ले सकता है। अच्छा इसके एग्जाम के बारे में बात करें प्रतीक, ठीक है वो तो समझ में आ गया, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट वो तो सब जगह वैसा ही पैटर्न है। तो एक कोई कॉमन है या हर कॉलेज जो भी अपना वो सब अपना पर्सनल एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ऐसा ही होगा? सब अपना सेपरेट करवाता होगा एडमिशन्स के टाइम में? अ, अभी तो जहाँ तक मुझे याद है, सिर्फ आईएमयू सीईटी एक सिंगल एग्जाम है जो सब लेता है। और उसके बाद मतलब उसको आप क्वालिफाई करेंगे, उसको काउंसलिंग के थ्रू आप अलग अलग कॉलेज में आप एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा। ओके। ठीक है वो तो चलो सब गूगल पे सब सर्च कर ही लेगा, इतना कॉलेज का नाम बताया। अब ये बताया कि ठीक है पीसीएम के बैकग्राउंड के लोग जाएंगे, क्लियर है। लेकिन जो इसका एग्जाम है, क्योंकि हम खुद नहीं दिए मर्चेंट ने, दिए हैं इंजीनियरिंग एग्जाम है, तो जो अपना आईआईटी का एग्जाम हो गया या अदर इंजीनियरिंग एग्जाम, उसके कंपैरिजन में इसका पेपर कैसा टफ रहता है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा कुछ? अब ये भी एक चीज है, तो टफनेस लेवल अलग अलग आदमी पे, अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। सही किसी है। के लिए आईटी भी इजी हो जाता है, किसी किसी के लिए, बिल्कुल। सही बात है किसी वो तो। किसी के लिए
तो वही कह रहे हैं कि उतना, और अगर जनरली देखा जाए तो उतना टफ नहीं है ये, उतना टफ नहीं है। बट हाँ, एक होता है ना, अगर किसी का बेस कवर रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिंपल बेस अच्छा रहेगा तो इजीली इस चीज को क्रैक कर सकता है, उतना टफ नहीं है। अगर आईआईटी से कंपेयर करेंगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बोलूंगा तो आईआईटी का लेवल का 25 to 30% टफनेस इसको बोलूंगा। तो कोई 11th 12th का खाली साइंस और मैथ्स को ढंग से कर रहा है, जो अपना है, उसको भी बोर्ड वाला, क्योंकि मुझे ध्यान है। और इंग्लिश, मेरे हिसाब से इंग्लिश का पेपर भी इसका थोड़ा सा रहता है कि आपका इंग्लिश हाँ, अच्छा होना चाहिए, तो नो दूसरा डाउट। एक और चीज मैं इसमें एक बोलूंगा कि ये जो फील्ड है, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में, बिहार का रहने वाला हूँ, तो नॉर्थ इंडिया में लोगों को बहुत कम इसके बारे में आइडिया रहता है। बिल्कुल। साउथ के लोग तो चलो ऑलरेडी समुद्र से जुड़े हुए हैं, तो उनका एक बैकग्राउंड है, फैमिली है, तो उन लोग को ज्यादा नॉलेज है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं बोलूंगा कि हम लोग के एरिया में, नॉर्थ में, बहुत लोग मर्चेंट नेवी को सही से जानते नहीं है। हम्म, और दूसरा, उतना इंटरेस्ट पे नहीं लेते हैं, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है। सो जैसे आईआईटी के बारे में सबको जानता है, तो आईआईटी के लिए 20 लाख 25 लाख लोग एग्जाम भी देते हैं, इसलिए उसका टफनेस लेवल इतना बढ़ जाता है। अपना competition। जो आईएमयू सीईटी का जो है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, तो लोग सबसे पहले उसको उतना प्रेफर करते नहीं है। इसका जो कम्पिटिटिव लेवल जो बोलेंगे ना, वो कम है, क्योंकि लोग कम है। अगर इसमें भी अगर 10 लाख 20 लाख लोग हो जाएंगे तब तो फिर ऑटोमेटिक कट ऑफ मार्क बढ़ेगा, और फिर हम्म, इसमें लोग कम, इसलिए पास करना, चाहे एलिजिबल होना आसान है। आसान है। तो एग्जैक्ट। तो मैं सीधे अगर सिंपल लेमन टर्म में बोलूंगा कि एक तरीका से कहो तो ये बस एक सिंपल प्रोसीजर है आईएमयू सीईटी देना। अच्छा। तो 100 में से 95 लोग क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि करेंगे इतना करेंगे। कंपटीशन नहीं है अभी इतना। बाकी चलो फीस वगैरह थोड़ा हाई है, लेकिन चलो फीस में तो यार आज सब जगह लोन मिल जाता है, स्कॉलरशिप वाला ये तो सब जगह हाँ, रहता ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इतना तो बच्चों को समझ में आता है। सही बात है, मर्चेंट नेवी जैसा जो है ना जॉब, क्योंकि भाई मेरा भी बड़ा मन था जब तुम मर्चेंट नेवी दे रहा था। हमको याद है हमारे हॉस्टल शायद तुम ही अकेला है जो इसके लिए अप्लाई किया था, कोई और था भी नहीं हमारे ग्रुप में। सब वही इंजीनियरिंग 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 करने में लगे रह गए कि बस इंजीनियर बनना है मर्चेंट नेवी के बारे में। क्योंकि एक मिथ ये भी है जिसपे हम आएंगे कि मेरे मेरे भी जैसे मैं था फैमिली में ऐसा होता था, सबको ये लगता था कि भाई मर्चेंट नेवी का लाइफ मतलब जॉब ना बड़ा रिस्की है, वो जहाज पे जाएंगे, जहाज पलट जाएगा, समाव सबको यही लगता है। तो ऐसा सही में यार लाइफ मतलब क्या, मतलब सही में ऐसा रिस्क रहता है या प्रिकॉशंस तो सब रहता ही होगा, ट्रेनिंग होती होगी, तो ये मिथ है या हम्म। सही में कुछ ऐसा रिस्क जैसा कुछ रहता है इसमें? देखो, अगर इस पे अगर थोड़ा कॉमेडी करना हो तो बहुत सा तो रिस्क है, तो इसका। रिस्क है तो इसका, लेकिन सही जहाँ बात है। तक बात रहा तो हाँ, टफ मोमेंट आते हैं, स्पेशली जब आप जूनियर लेवल पर ज्वाइन करते हैं, तो करने का वर्किंग शेड्यूल रहता है 8 से 5, 8 से 6। बट एक बार जहाज पे है तब 24 आवर्स ऑन ड्यूटी एक तरीका से कर सकते हैं। कभी भी कुछ भी ब्रेकडाउन, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, कभी भी इंजन ब्रेकडाउन हो सकता है, कभी भी इमरजेंसी आ सकता है, उसके लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। दूसरा, शिपिंग में एक और चीज़ है, 24 घंटा लाइफ स्टाइल चलता है, 24 घंटा पोर्ट चलता है, कभी बंद नहीं होता है। रात को 2 भी बज रहा है, पोर्ट में जाना रहेगा तो पोर्ट में एंट्री करेगा, 4 5 घंटा कार्गो डिस्चार्ज करेगा, सुबह 7 बजे निकल जाएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि रात को 2 बजे मैंने काम खत्म किया तो फिर मैं सो जाऊंगा 10 12 घंटा, ऐसा नहीं होता है। सो लाइफ टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, जहाँ तक आपने रफ वेदर का बात किया, तो हाँ, वेदर रफ होता है बीच समुंदर में, लेकिन हाँ, जहाज जितना स्ट्रांग होता है उस चीज को आराम से स्टैंड कर सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम मजे, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में देखते हैं, चाहे द परफेक्ट मूवी में, कि जहाज इधर से उधर हो जा रहा है, हाँ। ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ा ट्रबलसम मोमेंट रहेगा, चीजें अपने इधर से उधर गिरेंगी, क्योंकि वो जहाज है, रोलिंग होगा, ऐसे ऐसे पिचिंग होगा, तो सोने में वो रात तक हो सकता है। बट जब जहाज चलता है ना, तो हम लोग को एक रूट प्लानर रहता है। एक हम लोग हर वेदर फोरकास्ट के हिसाब से रूट प्लान करते हैं, तो एक हम लोग को आइडिया मिल जाता है कि इस रास्ता में ये तूफान आने वाला है, तो हम लोग अगर कोशिश करेंगे वो रास्ता को अवॉइड करेंगे, कोई दूसरा रास्ता अपना है। ये सब टेक्नोलॉजी एडवांस वाइज भी जहाज बहुत डेवलप हो चुका है। सो वेदर फैक्टर है, बट उतना बड़ा नहीं कि जिसके लिए उतना बड़ा उसको हल्ला किया जाए। अच्छा, ठीक है प्रतीक यार, ये बता कैरियर वाइज अगर देखें, अभी अब जैसे मुझे भी नहीं पता, ये जो अपना जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे मार्केट डगमगाया हुआ है, तो बस बात है सारा काम तो ये अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बेस हो रहा है। जब तक भाई मार्केट चल रहा है तब तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो सिक्के थ्रू हो रहा है।
तो क्या फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट दिखेगा इस इंडस्ट्री में, या दिख रहा है कुछ ऐसा? देखो, अगर एक बात, इसलिए नहीं कि मैं सेलर इसलिए बोलता हूँ, लेकिन शिपिंग ऐसा चीज है जो लाइफ टाइम चलेगा। अगर जिस दिन शिपिंग बंद हो जाएगा, 70% पॉपुलेशन विद इन वीक खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमको ही पता है कि आधा से अधिक कंट्री खाना नहीं उगा पाता है। हम्म। तो वो सब खाना किसके थ्रू जाता है? तो सब सिक्के आज थ्रू जा जो रहा है। हमें लोग फोन से बात कर रहे हैं, चाहे जब जिस लैपटॉप, सब चीज असेंबल होकर सब लेके कौन लाता है? इंडिया जो मेडिकल जो शिपमेंट भेज रहा था कोविड के टाइम पे, वो शिपमेंट लेके कौन जाता है? सो शिपिंग इंडस्ट्री ऐसा है जो चलेगा ही चलेगा। बिना उसके कोई कंट्री का इकोनॉमी, मतलब कि किसी कंट्री का इकोनॉमी का जैसे बैकबोन बोला जाता है ना, वो शिपिंग ही है। और तो रिसेशन बोला जाए, चाहे ये सब बोला, वो सब एक पॉलिटिकल टर्म आता है खाली मार्केट को दबाने के लिए करने। लेकिन मैं कोविड के समय मैं खुद ऑन बोर्ड था। हम्म। सारा पोर्ट में उसी स्पीड पे काम हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं रुका। कोविड का पीक है, कोविड का पीक में मैं चाइना में था, संगाई पोर्ट पे था। सब लोग पीपीई पहने हैं, लेकिन काम वैसा का वैसा ही चल रहा है। कोई काम नहीं रुक सकता है शिपिंग का। शिपिंग का काम रुक जाएगा, आधा से अधिक लोग को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मतलब ये सही बात तो है, ये वही है, ये तो वही है, सही बात है जो न्यूज में वही है ना। न्यूज वगैरह में ऐसा सुनने को मिलता है कि भाई इसका असर यहाँ पड़ रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ गया तो पता चला। क्योंकि ना आजकल का जो जनरेशन है ना, प्रत्येक सही बताया, हम लोग के टाइम में तो इतना इंटरनेट एक्सेस था भी नहीं। आजकल जनरेशन के पास सब कुछ एक्सेस है, तो वो लोग सारा ज्ञान ले लेता है गूगल पे। अंदर क्या है हाँ, पता नहीं है किसी को, और सब उसी हिसाब से अपना कैरियर पैटर्न चुनना शुरू करता है। तो हम ये कर रहे थे, अपना मीटिंग वूटिंग कर रहे थे, वहां पूछे थे बच्चा लोग से, तो उसमें मर्चेंट नेवी का भी ऑप्शन दिए थे कैरियर काउंसलिंग में, कि ये वाला भी एक बड़ा अच्छा चॉइस है। तो सबका सवाल ये है कि नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं, मार्केट पूरा ठप हो जाएगा तो जहाज नहीं चलेगी। बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है, जहाज नहीं चलेगा तो फिर सब कुछ बंद ही है। चीज तो है जो जो मैंने भी नोटिस करी है, ये तो जगह काम है, टफ है, सब कुछ है, एंजॉयमेंट भी तो है, क्योंकि तेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक तो देखते रहता हूँ कि कभी इस कंट्री हाँ। में कभी उसमें, कभी तक कौन कितना कंट्री घूम लिया, कितना समुद्र का देखो, चक्कर, समुद्र नहीं कहूंगा, कितने ओशियन को कवर कर चुका है साथ में से। ओशन तो मैंने सारे का मतलब सारे सारे जोन, सारे हेमिस्फेयर मैंने सब कवर कर लिया। और हाँ, लेकिन मैं पिछले 2 साल से कोविड के समय से मैं बाहर घूम नहीं पाया हूँ। लेकिन हाँ, अगर जहाज पे 20 से 24 लोग का आपका फैमिली रहता है। मैं हम्म। फैमिली इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, तो एक फैमिली जैसा एक रिलेशन बन जाता है। अच्छे लोग मिलेंगे, काफी अच्छा समझ आता है। मन शिपिंग में एक चीज कहा जाता है ना, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। थर्ड तो पार्टी है। पार्टी भी उसी लेवल से होता है। जहाँ तक घूमने का बात रहा, तो यस, ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि आपको सब कंट्री घूमने का मौका मिलेगा। आप वहाँ पे जाके वहाँ का कल्चर, क्यूजीन सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैं खुद साउथ अमेरिका को, पेरू, चिली, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, सब जगह मैं बहुत अच्छे से, बहुत अंदर तक घूमा हूँ। हम पिक्चर डाल देंगे तुम्हारे यहाँ बीच में, परमिशन हो तो और जहाँ पे पार्टी भी होता है, तो काफी अच्छा। खाने पीने वाले जो शौकीन लोग हैं, स्पेशली जो नॉनवेज खाते हैं, अगर कुक अच्छा मिल जाए तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समझ आता है। सो ये सब बाई प्रोडक्ट बेनिफिट शिपिंग लेके आता है। यहाँ अच्छा। आपको घूमने अच्छा के लिए एक अलग चीज अलग जगह एक चीज मिलता है। एक चीज एक चीज और थोड़ा दिमाग में है कि ठीक है तेरा तो मर्चेंट नेवी है, ठीक है तेरा काम कार्गो शिपर है, लेकिन जो ये क्रूज चलते हैं है ना, जो टूरिस्ट वाले होते हैं, उसमें भी तो जो लोग जाते हैं उसमें भी इंजीनियर की जरूरत होती है, उसमें भी वो कैप्टन भी चाहिए। वो भी मर्चेंट नेवी का हिस्सा है। अच्छा। वो भी एक मर्चेंट नेवी का ही पार्ट है, दैट्स नॉट समथिंग डिफरेंट। हम लोग मर्चेंट नेवी में जैसे बोलेगा तो मैं कार्गो लेके जा रहा हूँ। हाँ। मर्चेंट क्रूज शिप में कार्गो क्या है? क्रूज शिप में पैसेंजर कार्गो है। पैसेंजर कार्गो एग्जैक्टली। समझा? ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे उसमें डेक इंजन डिपार्टमेंट उसमें भी होता है, लेकिन उसमें जो कार्गो जो सबसे मेन है, उसके लिए एक अलग से कैटरिंग डिपार्टमेंट होता है। जिस कैटरिंग में जैसे हो गया तुम्हारा किचन वाला डिपार्टमेंट, चाहे जो हम्म। अंदर में इतने सारे जो मॉल है, लिफ्ट है, वो सब का मेंटेनेंस करने के लिए इंजीनियर्स ही है। और नेविगेशन करने के लिए टेक ऑफिसर्स ही है। लेकिन उन लोग का जो कार्गो जो मेन है, जैसे जो पैसेंजर है, उनका केयर टेक करने के लिए अलग से कैटरिंग डिपार्टमेंट भी है। वो तो तो हॉस्पिटलिटी क्रूज शिप बिजनेस ही हो गया फिर अलग। तो, हम्म, हॉस्पिटलिटी बिजनेस हो गया वो तो फिर, कि बाकी जो हाँ। चीज है हाँ, वो तो उसके लिए तो कोई हम्म, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो तो चाहिए। क्रूज को तो मैं एक अलग शिप नहीं कह सकता, वो भी एक मर्चेंट नेवी का ही शिप है। वैरायटी अलग है। जैसे शिपिंग में भी जैसे शिप क्या होता है, अलग टाइप का होता है। जैसे सबसे पहले डिवीजन होता है ड्राई में, वेट में। ड्राई मतलब बोले तो बल्क कैरियर हो गए, कंटेनर्स हो गए,
चाहे जनरल कार्गो वेसल्स हो गए जो ड्राई कार्गो उठाते हैं, वेट में हो गया जैसे जो क्रूड ऑयल लेके आते हैं, टैंकर लेके आते हैं, गैस कैरियर्स हो गए, तो वो सब वेट शिप कहलाते हैं। तो वो तो शिपिंग का पहला डिवीजन हो गया। उसके बाद फिर ड्राई में फिर आता है कंटेनर, बल्क, क्रूज, ये सब ड्राई में आएगा। तो यही वेट में जैसे बोला ऑयल टैंकर, गैस कैरियर, केमिकल कैरियर, ऐसे ऐसे करके अलग अलग ब्रांचिंग बनता जाएगा। बट वो बहुत आगे का बात है, उस पर जाने से अभी कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, क्रूज में भी लास्ट, लाइफ अच्छा है। एक लास्ट लास्ट सवाल रहेगा प्रतीक, ठीक है, बच्चा लोग के लिए। तीन ऐसा मिथ या तीन ऐसा मिस्टेक जो अगर कोई परस्यू करना चाहता है मर्चेंट में भी, तो ये तेरा देख, सबसे पहला तो तेरा तो मुझे क्लियर दिखा था 11 12, तो मुझे ध्यान है तेरा क्लियर तब है तुझे मर्चेंट में भी जाना है, ठीक है, तो एकदम पता था कि चलो भाई प्रतीक तैयारी कर रहा है मर्चेंट में, तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तीन मिस्टेक जो अवॉइड करना चाहिए, क्या वो, क्या एडवाइस देगा? अगर बोलूंगा तो सबसे पहला कि ऐसा बहुत है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो हम्म। कुछ हद तक मैं बोलता हूँ कि हाँ ऐसा बहुत है, बट उसके लिए अब जो काम कर रहे हैं उसका लेवल का अब देखना पड़ेगा, भी बहुत है। अब ये मत सोचिए कि खाली जहाज पे आएंगे, 1 मंथ 2 मंथ रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे और आपको बैंक में पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। काम भी उसी लेवल का, सैलरी बढ़ता है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से आता है। तो अगर आप काम के साथ कंपेयर करेंगे तो सैलरी ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहला कि। दूसरा, 6 on 6 ऑफ, जो लोग सोचते हैं 6 महीना पानी में 6 महीना घर पर, हम्म। ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखती है, 4 on 2 ऑफ, चाहे ये 3 on 3 ऑफ। ऑन ऑफ मीन्स 3 on मीन्स 3 on बोर्ड, 3 ऑफ मीन्स घर पे। लेकिन 6 on 6 ऑफ ऐसा नहीं है। जैसे मेरा खुद, वो मेरे हिसाब से मेरे ऊपर है कि मैं कब ज्वाइन करूँ। अब मैं, मेरा डिसीजन डिपेंड करता है कि मेरे ऊपर फाइनेंशियल अभी कितना मैं बर्डन है। अगर फाइनेंशियल बर्डन मेरे पास ज़्यादा है अभी, तो मैं छुट्टी कम करके जहाज जल्दी ज्वाइन कर लूंगा। फाइनेंशियल बर्डन कम है तो मैं जहाज पे कम समय दूंगा और अपना फैमिली को समय ज़्यादा दूंगा। तो ये 6 on 6 ऑफ भी एक मिथ है जिस पे ज़्यादा ध्यान मत है। आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास फाइनेंशियली कुछ ऐसा टारगेट अचीव करने को नहीं है, अगला 5 साल, अगला 10 साल, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टारगेट है कि मुझे 10 साल में इतना पैसा कमा के शिपिंग छोड़ना है, तो आप सेलिंग ज़्यादा करें, छुट्टी कम लें। दैट टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। तीसरा कि ये एक और मिथ कहा जाता है कि सीफेयर लोग बहुत अल्कोहलिक होते हैं। तो ये भी एक गलत बात है, क्योंकि आजकल मोस्टली देखा जाए तो बहुत सारी शिपिंग कंपनी जहाज पे अल्कोहल बैन कर रही है। तो एक लोगों का एक होता है कि ये लोग बहुत अल्कोहलिक होते हैं, बहुत हर पोर्ट पे जाके अपना हंसी मजाक ये सब करते हैं। तो उसके लिए भी कहना चाहूंगा कि बोलना आसान है, लेकिन जो सेलर लोग का जो लाइफ स्टाइल होता है, 10 10 दिन, 20 20 दिन पानी में रहता है, काम करता है, दिन दुनिया कुछ नहीं देख पाता। तो एक बार जब वो पोर्ट पे जाता है तो वो, उसके भी एक लाइफ में एक अलग सा खुशी मिलता है कि हाँ 20 दिन तक जहाज पे 10 10 घंटे, 12 12 घंटे काम करके जब वो वापस लैंड को गया, पोर्ट को टच किया, तो उसको भी एक अलग फीलिंग आता है। तो ये सब मिथ है जो लोग को सोचते हैं कि खाली कि बहुत पैसा है, 6 on 6 ऑफ है, दारू पीने को मिलेगा, या और भी बहुत सारा चीज सब है, तो वो सब गलत बात है। अच्छा, सैलरी का मतलब, अच्छा सैलरी का मैं भी सुन रहा था, सैलरी का मतलब कंपनी फिक्स पे नहीं देती, कंपनी सिर्फ तभी देती है जब आप सेल कर रहे हो, हाँ, ऐसा है? नहीं अच्छा। उसमें दो तीन कंपनी है जो अराउंड ईयर देती है। जो कंपनी अराउंड ईयर देगी, तो आपका जो फिक्स सैलरी है उसका 60% सेलिंग में देगी, 40% घर पे देगी। ओवरऑल अच्छा। बात एक ही पड़ता है। और जहाँ तक जैसे मैं सैलरी स्ट्रक्चर, अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर का बात करता हूँ, तो एक जो इंडियन कैडेट जो बनता है ना, उसका सैलरी स्ट्रक्चर $500 से $1000 के बीच में रहेगा। अब बोला अब गैस का रेट रहेगा तो ज़्यादा हो सकता है, मैं ड्राई का बात कर रहा हूँ। 500 से 1000, वो बंदा जो फोर्थ इंजीनियर बन जाता, मेरे से में अलग सैलरी था, तो सैलरी घटते जा रहा है। अच्छा। लेकिन जब वो फोर्थ इंजीनियर बनेगा उसका सैलरी 2000 से 3000 के बीच में रहेगा, डॉलर्स। जब वो थर्ड इंजीनियर बनेगा तो 3500 to 4500 के बीच में रहेगा। जब वो सेकंड इंजीनियर बनेगा तो 7000 से 9000 के बीच में रहेगा। और जब वो चीफ बनेगा तो 10 10 प्लस, सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका सैलरी भी उसी स्केल पे बढ़ते जाएगा। तभी तो बट ये वही है, मैंने काम ट्राई कर। काम भी करते रहना है आपको, पढ़ते भी रहना है, तभी आपका ग्रोथ भी है, कि पढ़ते रहिए, हाँ, एग्जाम दीजिए, आप स्केल कीजिए। यार ये तो सिंपल सी बात है, कहीं भी हार्ड वर्क करो तो ये है। अच्छा एक बात बता, तेरा 10 साल हो गया शिपिंग में?
सेल करते हुए? 10 साल, 10 साल से ज्यादा है? हाँ 10 साल होगा, 13 में, अगले साल 10 हो जाएगा, अभी 9 है। अच्छा, कोई कोई एक ऐसा मोमेंट बता दे, ऑडियंस को मजा आए, कोई ऐसा मोमेंट जो तुझे ध्यान हो कि हाँ बड़ा टफ मोमेंट या चेरिस मोमेंट जो लगा फर्स्ट टाइम शिप पे गया कैसा लगा, पहली बार जब, पहला ओशियन कौन सा था जो कवर किया था? मोमेंट तो बहुत सारा है, अगर स्पेशली शिपिंग से पूछेगा तो सबसे पहला जहाज मैंने चाइना जाके ज्वाइन किया था। वो जहाज मेरा बड़ा जहाज था, उसको कैप्साइज बल्क कैरियर बोलते हैं, 290 मीटर का। तो मैंने कॉलेज में पढ़ाई किया, चेन्नई पोर्ट पे मैंने सिर्फ विजिट भी किया था, बट वो छोटा जहाज था, आई थिंक 140-160 मीटर का। ये 290 मीटर का बड़ा जहाज। तो जैसे ही मैंने पहला बार जब पैर रखा था, एक अलग फीलिंग आया कि अब स्टूडेंट नहीं, अब वर्कर हो गया है, अब ऑफिसर है। तो वो एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है, स्पेशल उसका जब पहला बार तुम जाता है तो कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं पता है। हर दिन तुम कुछ नया सीखता है, क्योंकि तुम ट्रेनिंग है उस जहाज पे। तो हर दिन कुछ नया सीखेगा, तो जिस दिन कुछ नया सीख के सोता था तो एक प्राउड फीलिंग आता था कि यार चलो एक चीज़ और सीखा, एक चीज़ और सीखा। तो वो सबसे पहला एक अच्छा मोमेंट है जब लाइफ में पहला बार जहाज ज्वाइन किया। दूसरा लाइफ को सबसे अच्छा मोमेंट था जब मैंने पहला बार एग्जाम क्लियर किया, क्लास 4 का, मुंबई में दिया था। तो वो एग्जाम क्लियर किया तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा फीलिंग है कि अब मैं प्रमोशन ले सकता हूँ। और कंपनी में परफॉर्मेंस भी अच्छा था, तो सीधे मुझे फोर्थ इंजीनियर बना दिया गया। तो जो जो लोग सेलर है उस चीज़ को समझेंगे, उस एग्जाम को क्लियर करने पर जो खुशी मिलता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। दैट इज समथिंग लाइक, जैसे तुम्हारा आईआईटी स्टूडेंट लोग होंगे, जो खुशी वो लोग आईआईटी क्रैक करने पे निकलता है ना, सेम खुशी हम लोग को निकलता है कि हाँ, जब कोई बोलता है कि तुम्हारा क्लास 4 क्लियर हो गया, तुम्हारा क्लास 2 क्लियर हो गया, वो खुशी आप उसी से कंपेयर कर सकता है। यहाँ दोनों खुशी मेरे हिसाब से सेम लेवल पर रखा जाए। किसी को तो बोले कि फिर तुम आईआईटी दिया, आईआईटी प्रतीक को हो गया। कैप्टन कब, कैप्टन प्रतीक बनते कब देख रहे हैं, जब हमको भी शिप अगला पे ले जाए? टारगेट वही है, हमको पता है नेक्स्ट ईयर उसके लिए भी शुरू कर देंगे एग्जाम देना। एक ओशियन तो घुमा ही देना, स्वेज कैनाल घुमा देना यार, बाकी नहीं हाँ स्वेज कैनाल पता। क्रॉस किया, पनामा नहीं किया, स्वेज कैनाल क्रॉस किया। स्वेज कैनाल क्रॉस किया है ना, सही है, तुम तो देखते तो रहते ही यार। चलिए प्रतीक, तो बहुत बहुत थैंक यू यार, टाइम निकाला, बड़े है ना, बहुत दिन से पीछा, ये सिर्फ ऑडियंस को समझाने के लिए बोल रहे हैं, बहुत दिन से पीछा कर रहे हैं तब जाके टाइम दिया यार, नहीं कल नहीं, बात किया आज टाइम दे दिया, तो बाकी के साथ